अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कई वुज़रा मंगल की शाम कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो चाशुम्बा यानी 15 जनवरी को 10:30 बजे दिन कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नए हेड ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ और दूसरे वुज़रा इस तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक AICC के नए हेडक्वार्टर्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के बाद तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी AICC के सीनियर कायदीन बशमुल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात करते हुए काबीना में मुमकिन तौसी के मसले पर वसीतर तबादला ख्याल करेंगे। नामजद ओहदों पर तकर्रुरात और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमिला की तश्कील पर भी तवक्को है। सीनियर कायदीन के साथ बातचीत होगी। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली में अपनी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ मरकज़ी वुज़रा से मुलाकातें भी करते हुए तेलंगाना के लिए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड्स की इजराई पर नुमाइंदगियाँ करेंगे। ज़राए ने बताया कि दिल्ली से चीफ मिनिस्टर अपने बैरूनी ममालिक के दौरों पर रवाना हो जाएंगे। 16 जनवरी को वो कौमी दारुल हुकूमत से सिंगापुर रवाना होंगे और 19 जनवरी तक वहाँ उनका क़याम रहेगा, जिसके दौरान वो स्किल यूनिवर्सिटी और नई सनतों के लिए सरमायाकारी पर सिंगापुर के कंपनियों से बातचीत करेंगे। वो 20 ता 22 जनवरी स्विट्ज़रलैंड के डावोस का दौरा करेंगे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू और दूसरे चंद ओहदेदार चीफ मिनिस्टर के दौरे में साथ रहेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी इस माह की 16 से 19 तारीख तक सिंगापुर और 20 से 22 तारीख तक डावोस का दौरा करेंगे। उनके साथ वज़ीर श्रीधर बाबू और महकमे सनत के सीनियर ओहदेदार भी होंगे। सिंगापुर में वज़ीर आला रियासत के लिए सरमायाकारी पर मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारों के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हलके के भीमा देवरापल्ली के मंडल में वीरभद्रस्वामी मंदिर के दर्शन किए। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर बताया कि संक्रांति त्यौहार किसानों का त्यौहार है और उन्होंने किसानों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि ये त्यौहार उनकी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ लाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के मौके पर आवाम से जो वादे की थी उसे पाए तकमील कर रही है और ख़ासकर 6 ज़मानतों पर अमल आवरी करते हुए ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात की ज़िंदगियों में खुशहाली लाई जा रही है। BRS के रुकन असेंबली तलसनी श्रीनिवास यादव ने संक्रांति के मौके पर नेकलेस रोड पर अपने हामियों के हमरा पतंगबाजी की और काफ़ी देर तक लुत्फ अंदोज हुए। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास यादव ने रियासत के अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। साथ ही किसानों के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी फसलों की कटौती के बाद उन्हें वाजबी कीमत हासिल होगी। उन्होंने बताया कि संक्रांति त्यौहार दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निहायती जोशो खरोश से मनाया जाता है। BRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह त्यौहार तेलंगाना में निहायती जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। कोई पतंगबाजी करते हुए लुत्फानंदोज होते हैं तो कोई कई किस्म की मिठाइयाँ तैयार करने में मसरूफ़ रहते हैं। कई ख़वातीन अपने घरों में रंग बिरंगी डिज़ाइन की रंगोली तैयार करते हैं। कविता ने भी अपने घर के रूबरू एक रंगोली तैयार की थी और इस मौके पर उनके अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे।
हम संक्रांति के लिए रकम और जेवरात लेकर गांव जा रहे हैं, हमारे घर ना आए। ये पैगाम एक घर के मालिक ने कागज़ पर लिखकर अपने घर के दरवाजे पर चिपका कर दिया और गांव रवाना हो गया। ये तहरीर वाला पोस्टर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। आमतौर पर त्योहारों के मौके पर लोग शहरों से बड़ी तादाद में अपने आबाई इलाकों को जाते हैं। उसी वक्त को मौका समझकर चोर सरगर्म हो जाते हैं और चोरी की वारदातें अंजाम देते हैं। ऐसे ही चोरों को चौंकाने के लिए एक घर के मालिक ने इस तरह का पैगाम छोड़ा जिसने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। संक्रांति के मौके पर हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों की आवाम की बड़ी तादाद अपने रिश्तेदारों में संक्रांति मनाने के लिए जाती है। समझा जा रहा है कि तेलुगु तहरीर ऐसे ही किसी शख्स के मकान की हो सकती है। बीआरएस के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी को जमानत मिल गई है। कलेक्ट्रेट में मुश्तरका तरक्याती और फलाही प्रोग्राम के मौके पर वज़रा की मौजूदगी में रुकन असेंबली संजय के साथ हंगामा आराई के मामले में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने उनको हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनको करीमनगर पुलिस ने करीमनगर के सेकंड एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। कबल अज़ीं कौशिक रेड्डी का करीमनगर 3 टाउन पुलिस स्टेशन में तिब्बी मायना करवाया गया था। बीआरएस की कानूनी टीम ने कौशिक रेड्डी की रिमांड रिपोर्ट को मुस्तरद करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर दलाइल के बाद जज ने कौशिक रेड्डी को जमानत दे दी। जज ने 2 लाख रुपए के मचलके पर उनकी जमानत मंजूर की। మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మొట్టమొదటిగా తెలంగాణ ప్రజలకి మరియు ప్రత్యేకంగా నా హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। దీంతో పాటు నిన్నటి నుంచి జరుగుతున్న హై డ్రామాతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అవుతున్న హై డ్రామా, ఈ డ్రామాకి డ్రామా జరుగుతున్నప్పుడు నాకు మద్దతు తెలిపిన గౌరవనీయులు పెద్దలు మా పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ గారికి, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి, కవిత గారికి మరియు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీలకి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలకి మరియు ముఖ్యంగా 60 లక్షల బీఆర్ఎస్ పార్టీ సైనికులకి అందరికీ కూడా నా చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి మీ అందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీ అందరు కూడా నా ఎంబడి ఈ కష్టకాలంలో ఉన్నందుకు కూడా మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। దీంతో పాటు पुलिस ने हुजूराबाद के बीआरएस रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद इम्कानी मसले के पेश नज़र मंगल को हैदराबाद में अपोजिशन के कई कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया। कारगुजार सदर बीआरएस के टी रामाराव और सीनियर रुकन असेंबली टी हरीश राव के अलावा दीगर कई सीनियर कायदीन बशमूल अरकान असेंबली के मकानात पर भारी तादाद में पुलिस मुतैन कर दी गई थी। पुलिस ने बीआरएस कायदीन को बताया कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। हरीश राव ने कोकापेट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि अदालत ने कौशिक रेड्डी को जमानत मंजूर कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में ही जमानत की उम्र की तकमील के इम्कानात के बावजूद पुलिस बीआरएस के कायदीन को रात भर पुलिस स्टेशन में रहने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कौशिक रेड्डी के खिलाफ दर्ज केस को सियासी मुहरिकात पर मबनी करार दिया और कहा कि साबिक में रुकन असेंबली हल्के हुजूराबाद के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत आने के बाद वो 28 मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से सवाल पूछने की हिम्मत करने की पादाश में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। అరెస్టును మనందరం కూడా చూసాం। ఇప్పుడే కౌశిక్ రెడ్డికి కరీంనగర్లో కోర్టులో బెయిల్ రావడం జరిగింది। బెయిల్ రావడం పట్ల మా హర్షాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం। అయితే ఈరోజు పోలీసులు ముఖ్యంగా డీజీపీ గారు ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। రాజకీయ ప్రేరేపితమైనటువంటి కేసుల్లో మీరు తొందరపడి కేసులు నమోదు చేయడం, బెయిలబుల్ సెక్షన్స్లో కూడా అర్ధరాత్రి పూట అరెస్ట్ చేయడము, రాత్రంతా పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టడము, ఉదయాన్నే కోర్టుకు వెళ్తే బెయిల్ వచ్చింది, ఇది చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయింది। అంటే ఇలా ఆలోచించాల్సిన అవసరం। పోలీసులు కూడా ఈ రాజకీయ ప్రేరేపితమైన కేసుల్లో నాయకులు చెప్తే వినడం కాదు, చట్టానికి లోబడి పనిచేయాలి। మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, మనకు కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి, శాసనసభలో చేసుకున్న చట్టాలు ఉన్నాయి, దానికి లోబడి పనిచేయాలి। సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ చాలా స్పష్టంగా బెయిలబుల్ సెక్షన్స్లో మీరు స్టేషన్ బెయిలే ఇవ్వండి అని కూడా చెప్పారు। మీరు బెయిలబుల్ సెక్షన్స్లో కావాలని అంత పండగ పూట ఆ రాత్రి పూట
ఏదో పెద్ద డెకాయిట్ నో ఒక టెర్రరిస్ట్ ను అరెస్ట్ చేసినట్టు 30-35 మంది పోలీసులు కౌశిక్ రెడ్డి మీద పడి అరెస్ట్ చేయడము, ఆయనను తీసుకువెళ్లి కరీంనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో రాత్రంతా దోమలు కుడతా ఉంటే మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చోబెట్టారు. ఏం అవసరం ఉంటే రాత్రంతా కూర్చోబెట్టాల్సింది? పండుగ తెల్లారి మీరు అంత కావాలంటే అరెస్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నదా? ఏమైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయా? ఆయన ఏమైనా పారిపోతాడా? ఆయన ఒక గౌరవ ప్రజాప్రతినిధి కదా. అంటే ఇప్పటికైనా పోలీసులకు, నేను డీజీపీని కోరుతా ఉన్నా, మీరు పోలీసులకు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వండి. ఈ పొలిటికल मोटिव కేసుల్లో ఇలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అరెస్ట్. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने रुकन असेंबली बीआरएस पी कौशिक रेड्डी की अख्तियार करदा तर्ज अमल पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रुकन असेंबली बीआरएस के लिए ये नामुनासिब बात है कि वो अपने साथी रुकन असेंबली के साथ अहानत सलूक इख्तियार करे। पीसीसी के सदर ने रिमार्क किया कि कौशिक रेड्डी महज सदर बीआरएस केसीआर और उनके फर्जन केटीआर की खुशनौदी हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो अपनी पार्टी के रुकन असेंबली को काबू में रखें। उन्होंने कहा कि एक रुकन असेंबली का दूसरे रुकन असेंबली पर हमला नामुनासिब और काबिल मजम्मत है और ये तेलंगाना तहजीब का हिस्सा भी नहीं है। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक राशन कार्ड में नाम रखने वाले हर फर्द को 6 किलो बारीक चावल सरबराह करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल की सरबराही पर हुकूमत को हर साल 12,000 करोड़ का जायद बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि उगादी से तमाम राशन शॉप्स पर बारीक चावल तकसीम किए जाएंगे। इसी तरह हालिया दिनों रियासत भर में मुनक़िदा ज़ात पात का सर्वे की बुनियाद पर 26 जनवरी से नए राशन कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनकरीब नए राशन शॉप्स की मंजूरी भी अमल में आएगी। मौजूदा राशन शॉप्स पर ज़्यादा काम का बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से इजाफी राशन शॉप्स मंजूर किए जाएंगे। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में कौमी हल्दी बोर्ड का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम हुआ। इसके साथ ही तेलंगाना के हल्दी के किसानों का दिरेना ख्वाब पूरा हो गया। सरकारी तकरीब में मरकजी वजीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल और निज़ामाबाद के बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद नई दिल्ली से वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत शरीक हुए। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी और हल्दी के किसान पी गंगा रेड्डी को 3 साल की मुद्दत के लिए हल्दी बोर्ड का कौमी सदरनशीन मुकर्रर किया गया। निज़ामाबाद के अंकापुर गांव के रहने वाले गंगा रेड्डी का ताल्लुक उसी इलाके से है। हल्दी बोर्ड का क़याम तेलंगाना के किसानों, बिलखुसूस निज़ामाबाद के किसानों का देरेना मुतालबा रहा है। कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। एक तो नए प्रोडक्ट्स को ये डेवलप करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। दूसरा, इस हल्दी की वैल्यू एडिशन हो, इसको प्रोसेस करके अलग अलग इसके फिनिश प्रोडक्ट्स बनके इसको देश और विदेश में बेचा जाए, मार्केट किया जाए। इसकी हल्दी के जो गुण है, जो कैपेबिलिटीज है, जो इसकी विशेष लाभ है, इसको कैसे देश और दुनिया में जागरूकता बढ़ाई जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। मार्केट रिसर्च के माध्यम से विश्व में कहां इसका निर्यात हो सके, उसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अच्छे प्रोडक्शन के टेक्निक्स, उत्पादन बढ़ाने के, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, इसका लॉजिस्टिक्स कैसे इसको पहुंचाया जाए दुनिया भर में, कैसे सप्लाई चेन को और प्रमोट किया जाए जिससे टर्मरिक का उत्पादन भी बढ़े और खपत भी बढ़े। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे बनाना, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, औषधि के रूप में जो ये काम कर सकता है, इसका कोविड के दिनों में काफी अच्छा प्रभाव है और इसकी R&D बढ़ाई जाए। इसकी फार्मास्यूटिकल यूजेज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को कैसे हार्नेस किया जाए और साथ ही साथ जो हमारे टर्मरिक के किसान हैं, हल्दी के किसान हैं, उनको कैसे और ज्यादा आमदनी बढ़ाने के लिए हम मदद कर सके, ये सभी चीजों को। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के लिए रवाना हो गए। वो रियाज में 3 रोज़ा फ्यूचर मिनरल्स फोरम की वजारती गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अजीम माहिदों की तरफ के मौजू के तहत मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मिनरल रिसोर्सेस पर
और उनकी तरक्की पर वसी बातचीत की जाएगी। इस मौके पर किशन रेड्डी मुख्तलिफ ममालिक के कांकनी के वुज़रा के साथ दो तरफा मुलाकातों में भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब की हुकूमत 3 साल से इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रही है, जिसका मकसद नतीजा ख़ैज़ बातचीत के ज़रिए दुनिया की मादनी दौलत को बुरोए कार लाना है। मुख्तलिफ ममालिक के वुज़रा और कंपनियों के CEO इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद की 2 ख़वातीन को कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़िदा होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। तफ़सीलात के मुताबिक ज़िले के बैजूर मंडल से डिस्ट्रिक्ट वुमेंस फेडरेशन की सदर पी श्रीदेवी और कोटाला मंडल की पारदी गांव की आंगनवाड़ी टीचर सरदार जयंती रानी को मदऊ किया गया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुल्क भर में यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए मुंतखब किए गए 1000 खुसूसी मेहमानों में से 31 का इंतखाब रियासत से किया गया। बताया गया कि जिन लोगों ने PM यशस्वी स्कीम के ताउन से सरकारी स्कीमात का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, उन्हें मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी के लिए मुंतखब किया गया है। जनूबी अफ्रीका में गैर कानूनी कांकनी के दौरान एक अलमनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। इस सानहे में तकरीबन 100 मजदूरों की हलाकत हुई, जो कि स्टिलो फिंटन शहर के करीब की सोने की खान में फंसे हुए थे। कई महीनों तक वो वहाँ फंसे रहे और जब उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो ये अफसोसनाक हकीकत सामने आई कि वो भूख और प्यास की वजह से मर चुके थे। मजदूरों ने अपनी हालत की वीडियोस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रवाना किए थे, जिनमें प्लास्टिक में लिपटी हुई नाशें देखी जा सकती थी। माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़ यूनाइटेड इन एक्शन ग्रुप के मुताबिक अब तक 26 मजदूरों को जिंदा निकाला जा चुका है, जबकि 18 नाशें बाहर निकाली गई हैं। हुक्काम के मुताबिक खान की गहराई तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और वहां अब भी तकरीबन 500 मजदूर फंसे हो सकते हैं। इस खान को सील करने की पुलिस की कोशिशों के दौरान मजदूरों के साथ तसादुम भी हुआ। पुलिस का कहना था कि मजदूर गिरफ्तारी के खौफ से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन मजदूरों ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने उनकी रस्सियाँ हटा दी, जिसकी वजह से उनके लिए बाहर आना मुमकिन नहीं रहा। एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक खातून ने अपने गैर मुस्लिम आशिक के साथ मिलकर शोहर का गला दबाकर कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के ज़िले एटा के विलसेरा गांव में पेश आई इस वारदात में पुलिस ने मकतूल की बीवी शबनम और उसके आशिक सनी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक विलसेरा गांव का रहने वाला 30 साला आसिफ मोहम्मद खान वल्द रशीद खान, जो अपने भाइयों के साथ पंजाब में काम करता था, जुमे की शाम भाइयों के साथ घर वापस आया। रात में चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर उसके भाई कमरे में पहुंचे, जहां आसिफ मोहम्मद की नाश पलंग पर पड़ी हुई थी और उसकी बीवी शबनम करीब बैठकर रो रही थी। मकतूल के भाई सफ़ी मोहम्मद ने बताया कि जब वो वहां पहुंचे तो उसने कहा कि उसे नहीं मालूम कि आसिफ की मौत किस वजह से हुई। सफ़ी मोहम्मद ने इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ मोहम्मद की बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसका कत्ल किया। पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई और फ़ौरन पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची। बताया गया कि मकतूल के गले और पीठ पर चोट के निशानात मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश की, जिससे कई अहम शवाहिद सामने आए। पुलिस ने पीर के रोज़ मकतूल की बीवी और उसके आशिक सनी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मुल्ज़िमीन ने इतराफ़ किया कि आसिफ शराब नोशी का आदी था, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। आसिफ के पंजाब में रहने की वजह से उसकी बीवी के गांव के ही रहने वाले सनी शर्मा के साथ करीबी ताल्लुकात बन गए थे। अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने जुमे की रात आसिफ को ज़्यादा शराब पिलाई और वो जब नशे में था तो उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दोहरे कत्ल का वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान लड़का और लड़की की नाशें पहाड़ी इलाके में दस्तियाब हुई, जिसमें लड़की की नाश बरहना पाई गई। तफसीलात के मुताबिक पुप्पला गुड़ा के जंगलाती इलाके में वाक़े एक मंदिर के पास मकामी अफराद चहलकदमी कर रहे थे कि इस दौरान झाड़ियों में नौजवान लड़का और लड़की की नाशें बरामद हुई, जिस पर उन अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुँचकर नाशों का मुआयना किया, जहां इन दोनों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया था। बताया गया कि हमलावरों ने पहले चाकुओं से हमला किया, उसके बाद उनके सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। पुलिस ने उनकी शिनाख्त 25 साला अंकित साकिन मुतवतिन मध्य प्रदेश और साकिन नानक रामगुड़ा और 25 साला
बिंदु मुतवतिन छत्तीसगढ़ साकिन एलबी नगर के तौर पर की है। बताया गया कि दोनों एक दूसरे को जानते थे और अंकित ने उसे 8 जनवरी को एलबी नगर से नानकराम गुड़ा में वाक़ अपने एक दोस्त के मकान में रखा था। पुलिस को शुबा है कि कत्ल की यह वारदात 11 जनवरी की रात को पेश आई होगी। पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों के घर वालों को इतला दी है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। కొంతమంది సన్ రైజ్ చూద్దామని వచ్చి కింద బాడీ ఉన్నప్పుడు చూసి పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేయటం, మన పోలీస్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఒక 35 ఇయర్స్ ఉన్న ఒక అతను మేల్ పర్సన్, అతనికి కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి. తర్వాత బండ రాయితో ముఖం కూడా పగలగొట్టి తల పగలగొట్టింది. ఆ బాడీకి చూసి దాన్ని మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 60 మీటర్స్ దూరంలోనే ఇంకో పక్కన ఒక ఉమెన్ బాడీ కూడా ఉంది. అది కూడా హెడ్ ఇంజరీతోనే ఆమె చనిపోయి ఉంది. ఆమె లోయర్ పైజామా తీసేసి ఉంది. కాబట్టి ఇది ఈ రెండు మర్డర్స్ ఒకటే చేసి ఉండొచ్చు. బహుశా ఇది లాస్ట్ నైట్ అయ్యింది. ఇప్పటి వరకు ఇంకా క్లూస్ లేవు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇక్కడున్న ఆధారాలు ఇవన్నీ తీసుకొని CCTVs బట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ముందుగా ఈ మృతులు ఐడెంటిఫై इलाके अंबरपेट में एक सारिक ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी, जिसे जख्मी हालत में दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। मकामी अवाम ने बताया कि सारिक ने अंबरपेट में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर से कुछ सामान का सरखा कर लिया था। जब अवाम ने देखकर चीखों पुकार शुरू की, उसके साथ ही सारिक खौफजदा हो गया और कि उसे पकड़ लिया जाएगा। अफरा तफरी के आलम में उसने फ्लाईओवर से ही छलांग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर उस सारिक को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया, जिसकी बाद रामुलू साकिन फलकनुमा की हैसियत से निशानदही हुई। समझा जाता है कि सरखे के इर्तिकाब के दौरान ये सारिक हालत नशा में था। चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद कुछ लोग इसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। आज पटेंचुरू के इलाके में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स चाइनीज़ मांझे की वजह से ज़ख्मी हो गया। इसके गले पे शदीद चोटें आई हैं। इस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की 150वीं यौम तासीस के मौके पर मिशन मौसम का आगाज़ किया और दस्तावेज़ मौसमियाती महकमे विजन 2047 जारी किया। भारत मंडपम में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि महकमे के 150 साल न सिर्फ महकमे मौसमियात के सफ़र की अक्कासी करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के शानदार सफ़र की भी अक्कासी करते हैं। साथियों, मौसम विज्ञान किसी भी देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए। इन सफलताओं में मौसम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। विज्ञान और तैयारियों की इस एकजुटता से लाखों करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान भी उसमें भी कमी आती है।
इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक रेजिलियंस पैदा होता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है और मेरे जैसे तो बहुत फायदा होता है। कल मैं सोनमर्ग में था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि कश्मीर और बाकी मुल्क के दरमियान खलीज को ख़त्म करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मिल है, जिनके साथ मजहब के नाम पर इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। उनका कहना है कि साबिक़ फ़ौजियों ने मुल्क की हिफाजत के लिए हर जंग में हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। वज़ीर दिफा ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ इखनूर के तांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में फ़ौज की शुमाली कमान के ज़ेर एहतमाम साबिक़ फ़ौजियों के एजाज़ में मुनक़िदा 9वीं वेटरन्स डे तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने तकरीब में शरीक साबिक़ फ़ौजियों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मैं आज वेटरन्स डे के मौके पर आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। मैं यहाँ मौजूद हमारे साबिक़ फ़ौजियों, आप तमाम साथियों और आपके ख़ानदान के अरकान को मकर संक्रांति की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान यह कश्मीर का है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह तो है ही, इसके साथ साथ इस स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में पांडव अपने वनवास के दौरान रुके थे। जो जिस म्यूजियम का आज मैंने लोकार्पण किया है, उस म्यूजियम में इसे दर्शाया गया है। भगवान परशुराम का भी इस धरती से नाता रहा है। लेकिन साथियों, पर्यावरण की सुंदरता को समेटे हुए यह स्थान क्लाइमेट की दृष्टि से भी कहीं ज्यादा दुर्गम भी है। भारत के अलग अलग क्षेत्र से लोग इस स्थान पर आते हैं, यहाँ की प्रकृति का वह आनंद उठाते हैं। लेकिन एक बात यह ध्यान देने वाली है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आता है वह इसका अनुभव कर पाता है कि यहाँ पर रहना कहीं ज्यादा चुनौती भरा काम है। लोग तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, घूमकर चले जाते हैं, लेकिन आप सब ऐसी जलवायु में भी, ऐसे माहौल में भी तमाम चुनौतियों के बावजूद एकदम मजबूत मुस्तैद होकर। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने आज विकाल काजी असेंबली हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। आतिशी ने कल नामजदगी दाखिल करने के लिए एक तवील रोड शो निकाला था, लेकिन ताखिर की वजह से वो नॉमिनेशन नहीं दाखिल कर सकी थी। कल रोड शो से पहले उन्होंने कालका जी मंदिर में पूजा की और गिरीनगर गुरुद्वारा में मत्था टेका। इसके बाद साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के साथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। काबिल ज़िक्र है कि कालका जी असेंबली हल्के से बीजेपी ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट रमेश बिधौरी को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने पार्टी की कौमी खातून सदर अलका लांबा को मैदान में उतारा। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 5 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। मुमताज़ साइंसदान डॉक्टर वी नारायणन ने पीर को खिला के महकमे के सेक्रेटरी, खलाई मिशन के चेयरमैन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने कल दोपहर बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में सुबुकदोश होने वाले सरबराह एस सोमनाथ से ओहदा संभाला। खलाई एजेंसी ने एक रिलीज में कहा कि इससे कबल डॉक्टर नारायणन ने माई प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर यानी LPSC के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जो इसरो के बड़े मराकिज में से एक है, जिसका सदर दफ्तर वालमालिया तिरुवनंतपुरम में है और बेंगलुरु में एक यूनिट है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने ऐलान किया कि सुबह के अवाइल में ही रियासत में कोहर छाई हुई है। महकमे मौसमियात के अहदेदार रविंदर कुमार ने कहा कि कोहर का असर बुनियादी तौर पर मशरकी तेलंगाना के अजला में देखा जा रहा है। उन्होंने शहरियों को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी के पूरे महीने में रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कोहर रहेगी। इसी दौरान रियासत के आसिफाबाद के सिरपुर में अक़लतरीन दर्ज हरारत 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।